नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माई सैनी। दोस्तों, नवे अध्याय का नाम है द्रव्य आदि विज्ञानीय। तो द्रव्य के बारे में स्टडी, एक तो होता है लिक्विड और एक होता है द्रव्य यानी पदार्थ। मतलब लिक्विड वाला नहीं, द्रव्य ये वाला। इस पे हमेशा कंफ्यूज मत होना। तो द्रव्य आदि विज्ञान में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम सड़ पदार्थों में से द्रव पदार्थ का वर्णन किया गया। अब सड़ पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। इनमें से हम बात कर रहे हैं आज द्रव्य की। तो यह टॉपिक जो द्रव्य है आपके पदार्थ विज्ञान में बहुत लेंदी चैप्टर है, कम से कम 20 नंबर में है। ओके, पदार्थ विज्ञान में। और अष्टांग हृदय में 9वां अध्याय। लेकिन अष्टांग हृदय में जो 9वां अध्याय है वो बेसिक है द्रव का। यहाँ पे जो इस PDF के माध्यम से मैं आपको स्टडी कराऊंगा, जो बेसिक बिल्कुल याद होना ही चाहिए आपको 100%, वो है मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं। द्रव आदि विज्ञान में अपन बात करते हैं द्रव के, कि ये द्रव कैसा होता है, इसका वर्गीकरण आप पदार्थ विज्ञान में स्टडी करोगे। यहाँ पे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो पे मतलब इस चैनल पे नए हो तो चैनल को मतलब वीडियो देख रहे हो ना, तो आप प्ले लिस्ट के अनुसार वीडियो देखो, क्योंकि प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट की। आप अगर शुरुआत से वीडियो नहीं देख पा रहे हो, मिल नहीं रहे, तो प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट से वीडियो देखिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम बात करते हैं इस अध्याय में सड़ पदार्थों में से द्रव पदार्थ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये तो डिस्कस हो गया कि द्रव्य पदार्थ विज्ञान में 20 नंबर का है, और इससे चैप्टर से 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है अष्टांग हृदय में। मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट सा क्वेश्चन आएगा। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं आता? क्योंकि पदार्थ विज्ञान में ये डिटेल में है, इसलिए वहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, जो भी ट्रिकी क्वेश्चन आएगा वो ट्रिकी क्वेश्चन इस PDF से सोल्व हो जाएगा। ओके, द्रव को सभी पदार्थों में प्रधान माना गया है। प्रधान तो माना जाएगा क्योंकि रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये सारे रस क्या होता है जो जिह्वा द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे कि मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कटु है, लवण है। गुण कैसा है कि गुरु है, स्निग्ध है, सुलक्षण है, जैसे 20 तरह के गुरुवादी गुण होते हैं वो। वीर्य कौन कौन से हैं? उष्ण है कि शीत है। विपाक कौन सा है? मधुर है कि अम्ल है, कटु है। और प्रभाव, काम क्या करता है अपने बॉडी पे जाके, सभी कारक द्रव में ही आश्रित होते हैं। तो अब द्रव से एक तरीके से अपन मान सकते हैं कोई सा भी खनिज पदार्थ, कोई सा भी वानस्पतिक पदार्थ, जितने भी जो औषधीय मतलब सभी द्रव, सभी जितने भी औषधीय, सभी द्रव औषधीय होते हैं। ये तो आपको पता ही है, सभी द्रव औषधियम मतलब सभी द्रव औषधीय हैं, तो वो द्रव में ही आश्रित होते हैं। तो रस भी उसी में है। अब किसी वस्तु को खाएंगे तभी तो रस का अनुभव करेंगे, उसी के अंदर तो पता चलेगा कि गुरु है कि लघु है। जैसे गुरुवादी गुण 20 तरह के होते हैं। वीर्य की उष्ण है कि शीत है, काम क्या करता है, विपाक कैसा है इसका। तो द्रव के रहने तक ही इनका अस्तित्व रहता है। अगर द्रव है तो इनका अस्तित्व है। किनका अस्तित्व है? रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का अस्तित्व है। अगर द्रव खत्म हो गया तो इनका भी खत्म हो गया, तो इसलिए प्रधान माना गया है। तो द्रव के बारे में आता है तो द्रव पंच महाभूतात्मक होता है। सभी द्रव पंच महाभूतात्मक होते हैं। अगर स्वयं जो महाभूत है ना, जैसे आकाश महाभूत है, ये भी अन्य महाभूतों से बना हुआ है। मतलब प्रत्येक द्रव संसार में, मतलब पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी द्रव हैं पंच महाभूतात्मक होते हैं। चाहे उनका अंश की मात्रा कम हो, जैसे किसी में 70% पृथ्वी महाभूत है तो 30% में अन्य 4 महाभूत रहेंगे। ओके, इस तरीके से पृथ्वी महाभूत से अधिष्ठित है, क्योंकि द्रव है, गुरु रहेगा, भारी रहेगा, तो पृथ्वी महापुष्ट ज्यादा रहेगा मतलब। ठीक है, द्रव की उत्पत्ति का कारण जल महाभूत है। द्रव की उत्पत्ति में कारण जल है। ये याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन आता है जब PG में अपन एग्जाम देते हैं कि द्रव की उत्पत्ति का कारण कौन सा जल महाभूत, कौन सा महाभूत है, तो आपको लिखना है जल। एग्जाम्पल में आएंगे जल, पृथ्वी, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो ये अधिष्ठित है, आधार है, मतलब पृथ्वी महाभूत तो आधार है और उत्पत्ति का कारण जल महाभूत है। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे
तभी ये फिर चैप्टर फिर से आएगा द्रव वाला, और इतना लेंथी चैप्टर आएगा तो आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं से क्लियर करना होगा। वहां भी जाके सर यही बोलेंगे आपने फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय में पदार्थ विज्ञान में स्टडी किया होगा। इसलिए मैं ऐसे नहीं करता कि आप पदार्थ विज्ञान में स्टडी कर लोगे इस चैप्टर को स्किप मार देते हैं या फिर बाद में देख लेते हैं, नहीं, मैं जो भी टॉपिक जहाँ आता है मैं उसको समझाता हूँ वहाँ पे। तो आधार कौन सा हुआ? पृथ्वी महाभूत। उत्पत्ति में कारण कौन सा हुआ? जल महाभूत। अग्नि वायु आकाश महाभूत से द्रव की निर्वृत्ति या विशेष ज्ञान होता है। निर्वृत्ति मतलब किस काम में आता है, किस तरह का गुण है, किस तरह का कार्य करता है, उसकी अनुपत्ति होती है। द्रव अनेक रस वाला होता है, एक रस वाला नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि द्रव एक ही रस का बना हुआ होता है, द्रव सभी रसों का होता है। कौन सा प्रधान होता है ये बात अलग है, मतलब एक ना एक रस प्रधान रहेगा तो उस प्रधान रस के नाम से हम उसको जानेंगे। द्रवों के भेद, यहाँ पे भेद की बात हुई है, ना कि द्रवों का वर्गीकरण। द्रवों का वर्गीकरण आप पदार्थ विज्ञान में स्टडी करोगे। महाभूतों की प्रधानता के अनुसार, मैंने बताया ना प्रधानता, ऐसे तो है नहीं कि स्पेसिफिक पदार्थ महाभूत पाएगा, प्रधानता के आधार पर है। अगर द्रव्य पार्थिव मतलब पृथ्वी महाभूत से, जलीय जल महाभूत से, आग्नेय अग्नि महाभूत से, वायव्य वायु महाभूत से, वह आकाशीय वह आकाश, ये 5 द्रव होते हैं। तो द्रवों के भेद के जो ये 5 है ना, पार्थिव द्रव, जलीय द्रव, आग्नेय द्रव, वायव्य द्रव और आकाशीय द्रव, इनके श्लोक आपको याद होने चाहिए मुंह जबानी कंठस्थ, क्योंकि आप अगर इसका ये श्लोक याद कर लेंगे ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से और ये लिख नहीं पाता, इसलिए मैं आपको स्टार मार्क लग देता हूँ कि ये स्टार मार्क है, तो इनको आपको याद करना ही है। ठीक है, तो ये पार्थिव द्रव के जो द्रव है, पृथ्वी महाभूत से युक्त जो द्रव है, तो गुरु होते हैं। पृथ्वी महाभूत का लक्षण है स्थिर होते हैं। पृथ्वी महाभूत गंध युक्त होता है और पुष्टि देता है, मतलब बल देता है। देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी महाभूत के आपको गुण याद है तो, क्योंकि पृथ्वी महाभूत गुरु होता है, स्थिर होता है, गंध युक्त होता है और पुष्टि देता है, शरीर को बलवान करता है। जलीय द्रव स्निग्ध मंद रस गुण युक्त होता है, स्नेहन बंधन और विषयंदन करता है। जो जल महाभूत के गुण है वही है सब कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। आग्नेय महाभूत अग्नि महाभूत रुक्ष सूक्ष्म रूप गुण युक्त होता है, धा पाक वर्ण, अग्नि मतलब जलन पैदा करेगा, पकाएगा, वर्ण और पाक करता है। वायवीय रुक्ष होती है, वायु रुक्ष होती है, वात के गुण, ठीक है। लघु और स्पर्श गुण युक्त होता है। वायु को अपन स्पर्श के द्वारा महसूस करते हैं, जब त्वचा के हवा चल रही है, किसी मतलब हवा बह रही है, अपन पंखे के आगे हाथ करते हैं, हाँ भाई हवा चल रही है, तो स्पर्श गुण युक्त होता है। वायवीय द्रव्य स्पर्श गुण युक्त होता है। अब आता है आकाश, सूक्ष्म लघु शब्द गुण युक्त होता है। अब देखो मैं एक एक बात बताता हूँ। पार्थिव द्रव तो गुरु है, जलीय द्रव स्निग्ध है, अग्नि द्रव रुक्ष है और वायु द्रव रुक्ष है। एक बात हुई, एक एक गुण हो गया। अब पार्थिव द्रव स्थिर, जलीय द्रव मंद मतलब स्लो वाला, आग्नेय सूक्ष्म, वायवीय लघु और आकाशीय लघु। पार्थिव का क्या है? पृथ्वी महाभूत गंध नासा से संबंधित है। जलीय द्रव किससे है? जिह्वा से संबंध, तो रसगुणी है। आग्नेय द्रव किसे है? चक्षेन्द्रिय मतलब आंखों से संबंधित, तो रूप गुण युक्त है। और वायव्य गुण क्या है? त्वचा से संबंधित, तो स्पर्श गुण युक्त है। और आकाशीय गुण क्या है? शब्द मतलब स्रोत से कान के, तो शब्द गुण युक्त है। एक एक वर्ड बताया, रटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोटेशन आपको याद होने चाहिए। आचार्य कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रयोजन में योजना की दृष्टि से संसार का कोई भी द्रव अनौषध नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव औषध रूप है। मतलब कोई सा भी पदार्थ जो संसार में उपस्थित है वो औषध के रूप में उपयोगी लिया जा सकता है, मतलब सभी द्रव औषध द्रव्य हैं। अब बात करते हैं हम ऊर्ध्वगामी द्रव्य, वमन कारक द्रव। वमन कारक द्रव कौन कौन से होंगे? और वे विरेचन कारक जो अधोगामी जो नीचे की तरफ विसरण करते हैं वो द्रव कौन कौन से रहेंगे? देखो हर चीज पंच महाभूतों के, क्योंकि सभी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई हैं, तो आचार्य बोलते हैं कि सभी द्रव औषध रूप हैं। तो ऊर्ध्वगामी जो वमन कारक द्रव हैं उसमें कौन से? अग्नि वायु महाभूत मतलब हल्के होते हैं। अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव वमन कारक द्रव होते हैं। अब आपको किसी औषध का आपको महाभूत पता है कि किससे उत्पत्ति हो रही है, तो आप उसको
अगर आपको वमन कराना है तो अग्नि और वायु महाभूत वाले प्रधान द्रव दीजिए उसको और वमन कराइए। अधोगामी द्रव जो नीचे की ओर पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान द्रव विरेचन कारक में सहायता करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप चरक संहिता में जाओगे ना तो ये लाइन, ये 2 लाइन है ना, आपको बहुत हेल्पफुल साबित रहेंगी कि वमन कारक द्रव कौन कौन से होते हैं, उनका गुण लिखिए। अब वमन कारक द्रव आगे भी अग्नि और वायु वाले महाभूत होते हैं। आपको इतना याद आ गया भाई, अग्नि और वायु महाभूत वाले वमन कारक होते हैं। तो वायु और अग्नि महाभूत वाले गुणों के जो महाभूत के गुण हैं वो लिख दो कि भाई वो हल्का होता है, रुक्ष होता है इसलिए ऊपर की तरफ जा सकता है और वमन करा सकता है, भारी होता है, स्निग्ध होता है इसलिए विरेचन करा सकता है, जल और पृथ्वी महाभूत। तो इस तरीके से लिंक है आयुर्वेदा। इसी प्रकार आकाश महाभूत प्रधान द्रव समन कार्य करते हैं, मतलब किसी भी बीमारी को शरीर में ही शांत कर देता है। आकाश महाभूत द्रव वाले इसी प्रकार आकाश महाभूत प्रधान द्रव समन कर्म करते हैं, मतलब समन शांत करते हैं रोगों को वहीं पे। उसी अगर किसी ने कोई औषधि ली है आकाश महाभूत प्रधान तो रोग को वहीं शांत कर देती है, शरीर में वहीं दबा देती है। ठीक है, अब हम द्रव के बारे में बात कर लिए अपन ने। ये बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है द्रव का, आपको ये 5 कोटेशन याद होने चाहिए। पार्थिव द्रव, जलीय द्रव, आग्नेय द्रव, वायु द्रव और आकाशीय द्रव के गुण और कर्म, ये तो है गुण। और लास्ट में जो पुष्टि देता है, स्नेह बंधन विच्छेदन करता है, ये कर्म है। ये आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस चैप्टर का सार यही है। आगे बढ़ते हैं अपन। वीर्य। आचार्य चरक कहते हैं कि जिससे जो क्रिया की जाती है वह इस द्रव का वीर्य शक्ति कहलाती है। कोई भी कार्य बिना वीर्य के संभव नहीं है। अपन एक तरीके से बोलते ना, पोटेंसी क्षमता, मतलब ये तो एक्सपायर हो गई गोली। द्रव वही है, सब कुछ है। रसगुण वीर्य विपाक कड़ा भी है, मतलब कोई टैबलेट ले रहे हैं, कोई चूर्ण ले रहे हैं, कोई अवसय ले रहे हैं, अवलय ले रहे हैं, लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसकी वीर्य अवधि समाप्त हो गई। तो जो जिसकी आचार्य चरक कहते हैं जिससे जो क्रिया की जाती है, जब तक वो चीज़ उसमें है वो तब तक काम करेगी। मान लो कोई अपन ने लवण वास्कन चूर्ण है, 1 साल पुराना है, वो काम का नहीं रहा, उसमें कंटेंट द्रव तो वही है ना, उसका स्वाद भी वैसा वैसा, लेकिन काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका वीर्य समाप्त हो गया। तो जिस द्रव, इस द्रव द्वारा वीर्य शक्ति कहलाती है। जो क्रिया जिस द्वारा की जाती है ना वो वीर्य कहलाता है। वीर्य के 8 भेद होते हैं, चरक और आचार्य वाग्भट। तो क्वेश्चन आता है ना वीर्य के भेद कितने हैं, और कोई आचार्य का मेंशन नहीं दिया जाता, क्योंकि अपन अष्टांग हृदय में क्वेश्चन आया तो हम अष्टांग हृदय का आचार्य लेखक कौन है, वाग्भट। तो वाग्भट के अनुसार अपन को 8 भेद लिखने हैं। कभी गलती मत कर देना 2 भेद लिख दो। क्वेश्चन अष्टांग हृदय में आया कि वीर्य की भेद लिखिए तो आपने लिख दिए 2, शीत और उष्ण, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि अपन अष्टांग हृदय पढ़ रहे और अष्टांग हृदय का पेपर दे रहे। तो अष्टांग हृदय का लेखक थे आचार्य वाग्भट, और सुश्रुत ने 2 माने। आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो सुश्रुत के लिख दिए, सुश्रुत ने 2 माने। 8 वेद कौन कौन से हैं? 20 गुरुवादी गुणों में से 8 उत्कृष्ट गुणों को वीर्य की संज्ञा दी गई है। ये हैं गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, तीक्ष्ण, मृदु, शीत, उष्ण। और आचार्य सुश्रुत ने गुरु लघु वीर्य न मानकर विसिद पिच्छल को वीर्य माना है। आचार्य सुश्रुत ने गुरु लघु वीर्य न मानकर विसिद और पिच्छल को वीर्य माना है। ठीक है, 2 वीर्य, शीत व उष्ण वीर्य। लेकिन ज्यादातर मोस्टली यही वीर्य चलता है। अपन डीजी में जब सेकंड ईयर में जाओगे तो अपन नीचे लिख दोगे कि ज्यादातर आचार्य 2 वीर्य पे सहमति दिखाते हैं। सोमता व आग्नेयता, इन वीर्यों में सभी 8 वीर्यों का समावेश होने से वीर्य की संख्या 2 मानी गई है। देखो आप नीचे हेडिंग डाल के लिखना नोट कि सभी आचार्यों के द्वारा लास्ट में निष्कर्ष निकालने के बाद में वीर्य 2 ही माने गए हैं, शीत व उष्ण। सोमता व आग्नेयता, जितने भी मतलब ये सोमता मतलब जल, शीत वीर्य की, आग्नेयता उष्ण वीर्य, इन वीर्यों में सभी 8 वीर्यों का समावेश कि भाई गुरु है तो लघु, स्निग्ध, रुक्ष, तीक्ष्ण, मृदु, शीत, इन सभी के गुण इन दोनों में समा जाते हैं, शीत व उष्ण में, इसलिए वीर्य 2 ही माने गए हैं। विपाक, विपाक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में भी आई थी और आपके फिजियोलॉजी में भी है। विपाक जाठ अग्नि के संयोग से रसों की परिणीत के अंत समय में जो रस उत्पन्न होता है उसको विपाक कहते हैं। जाठ अग्नि, मैंने जैसे पिछले चैप्टर में आपको बताया था
कि जैसे कैसे भोजन ग्रहण करता है, फिर अंदर आमाशय में जाता है, आमाशय से तीनों दोष कार्य करते हैं, उसमें जठराग्नि की पाचन क्रिया पर आहार रस बनता है। तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर का जो 8वां चैप्टर का लास्ट का जो तीसरा पार्ट था वीडियो का, उसमें यही बताया था, जो रस बनता है, रस उत्पन्न होता है, उसको विपाक कहते हैं। विपाक की यह परिभाषा जो आचार्य बागभट्ट ने दी आयुर्वेद में अधिक मान्य है। तो जो आचार्य बागभट्ट की परिभाषा विपाक की सबसे ज्यादा मान्य है विपाक की, जाठराग्नि के संयोग से, मतलब जाठराग्नि, अग्नि 13 प्रकार की होती हैं, जाठराग्नि, पंचभूतात्मक और धात्विक अग्नि। तो जाठराग्नि की जो प्रथम क्रिया होती है ना, जाठराग्नि की होती है। तो जाठराग्नि की क्रिया के बाद में जो प्रथम रस की उत्पत्ति होती है, जो रस उत्पन्न होता है, उसको विपाक कहते हैं। विपाक की यह परिभाषा आचार्य बागभट्ट ने दी, आयुर्वेद में अधिक मान्य। ओके, विपाक के 3 भेद हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। मधुर विपाक, अगर आपने कोई भोजन मधुर और लवण रस ज्यादा सा सेवन किया है, ऐसा भोजन जिसमें मधुर रस और लवण रस ज्यादा है, तो उसका मधुर विपाक बनेगा। आपने ऐसा भोजन किया है जिसमें अम्ल पदार्थ की ज्यादा मात्रा है, मतलब खट्टा ज्यादा है, तो अम्ल रस का अम्ल विपाक बनता है। और कटु विपाक, कटु तिक्त कसाय, लास्ट के 3 रस हैं, कटु तिक्त कसाय। किसी ने ज्यादा खीरे खा लिए, ज्यादा तीखा खा लिया, ज्यादा चटपटा खाना खा लिया, तो उसमें कटु विपाक बनता है। मधुर विपाक से कफ की उत्पत्ति होती है, अम्ल विपाक से पित्त की उत्पत्ति होती है, कटु विपाक से वात की वृद्धि होती है। आचार्य सुश्रुत ने 2 विपाक माने, मधुर और कटु। आचार्य सुश्रुत ने 2 विपाक माने, मधुर और कटु। अम्ल विपाक को आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना। आप एक हेडिंग लिख सकते हो। अब आते हैं प्रभाव। रस आदि समान होने पर जो विशिष्ट क्रम होता है, प्रभाव कहलाता है। किसी भी 2 द्रव्य हैं, उसके मधुर है, वीर्य भी शीत है, ठीक है, रस आदि समान होने पर, रस गुण वीर्य विपाक सब कुछ समान है, रस आदि वीर्य, रस आदि समान होने पर जो विशिष्ट क्रम होता है, प्रभाव कहलाता है। उदाहरण दंती व चित्रक रस, वीर्य व विपाक आदि में समान है, फिर भी दंती विरेचक और चित्रक ग्राही होता है। ये बोल रहा है कि जिसके रस भी समान है, भाई मधुर रस है मान लो किसी का, फिर गुण भी समान है, उसके कर्म भी, रस गुण वीर्य, वीर्य भी समान है और विपाक भी समान है, फिर भी दंती विरेचन का कार्य कराता है, और चित्रक मतलब ग्राही, ग्राही का मतलब है कि मल को रोकना, स्तंभन का कार्य करता है। इस कारण संहिताओं में प्रभाव माना गया। इसी को विचित्र प्रत्यारब्ध भी कहते हैं। विचित्र प्रत्यारब्ध वो कहते हैं, उसको मतलब विचित्र प्रत्यारब्ध की एक टर्म है। आपके सेकंड ईयर में जब आप डीजी द्रवगुण विज्ञान पढ़ोगे तो विचित्र प्रत्यारब्ध पे एक अलग से चैप्टर आएगा प्रभाव के आधार पर। तो विचित्र प्रत्यारब्ध वह है जिसके रस और गुण और विपाक समान होने पर भी दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। कोई द्रव का रस गुण वीर्य विपाक समान, मतलब पंच महाभूत जिसकी उत्पत्ति आरंभक भूत समान होते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग कार्य करते हैं। कोई 2 द्रव हैं जिसके आरंभक भूत रस भी समान है, आरंभक भूत भी समान है, विपाक भी समान है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग है, उसको विचित्र प्रत्यारब्ध कहते हैं। विचित्र प्रत्यारब्ध के उदाहरण जौ, गेहूं, मछली, दूध, सिंह माद व सूरमास, ये सभी मधुर रस व गुरु गुण में समान है। सभी में मधुर रस है और गुरु गुण है। तो जौ बात कारक है, लेकिन बात सामक होना चाहिए, क्योंकि मधुर रस बात सामक होता है लेकिन बात बढ़ाता है। आगे ना विचित्र प्रत्यारब्ध, इसको मतलब एक तरीके से विशेष प्रभाव है। ये मछली उष्ण वीर्य है, शीत वीर्य होनी चाहिए, क्योंकि मधुर रस के ज्यादातर शीत वीर्य होते हैं। सिंह मास कटु विपाक होता है। सिंह मास मधुर रस से मधुर विपाक बनना चाहिए, लेकिन कटु विपाक होता है। सुअर मास मधुर विपाक होता है। ये सीख है। इनके गुणों में कर्मों में विचित्रता ही विचित्र प्रत्यारब्ध कहलाती है। जिनके आरंभक भूत और रस गुण और विपाक समान होने पर भी वे दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग प्रभाव दर्शाते हैं, तो वो विचित्र प्रत्यारब्ध कहलाती है। आयुर्वेदीय विपाक एवं आधुनिक पाचन। विपाक और मतलब आयुर्वेदीय विपाक किस तरीके से और आधुनिक पाचन में, इसमें मधुर व लवण रसों का मधुर विपाक होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाक ग्लूकोज मधुर रस, सीधी बात है, मेल खा रहा है ना। अम्ल रस का अम्ल विपाक बनता है, मैंने आपको बताया कि मधुर रस से, और मधुर और लवण रस से तो मधुर विपाक बनता है, अम्ल रस से अम्ल विपाक बनता है, और कटु तिक्त कषाय से कटु विपाक बनता है। यहाँ पे बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाक ग्लूकोज से मधुर रस बनता है, प्रोटीन का पाक अमीनो एसिड से अम्ल रस बनता है, और स्नेहों का पाक फैटी एसिड
जो मतलब ग्लिसरॉल है उसे कटु रस प्रदान बनता है। तो सेम है, पहले आयुर्वेद आया था ना कि मॉडर्न, तो आयुर्वेद से कंपेयर करो मॉडर्न को, ना कि मॉडर्न से कंपेयर करो आयुर्वेद को। तो ये हमारा 100% सत्य है। अब रिसर्च हो रही है, इसको मतलब मिला रहे हैं, तो हमारा आयुर्वेद सबसे महान था, महान है और महान रहेगा। ये चैप्टर पूरा हो गया। ये चैप्टर वेरी वेरी इजी था। इसमें 5 कोटेशन आपको याद करने हैं, विचित्र प्रत्यय रब्द की परिभाषा आपको सीखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में अभी से। विचित्र प्रत्यय रब्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। विपाक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, और इन 5 कोटेशन आपको याद होने चाहिए। द्रवों के भेद के जो 5 कोटेशन है, पार्थिव द्रव, जलीय द्रव, आरोग्य द्रव, वायवीय द्रव, इनके गुण और इनके कर्म। यहाँ तक तो गुण है, यहाँ तक कर्म है, यहाँ तक गुण है, यहाँ तक कर्म है, यहाँ तक गुण है, यहाँ तक कर्म है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको 100 रुपये पे करना होगा, आप इस PDF को ले सकते हो। 1 से 30 तक चैप्टर की PDF का प्राइस है 100 रुपये। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को शेयर करना। हम जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर पे। थैंक यू।